Hi, my name is Kamal Krishna and you are watching Example. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों 1944 की यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस से निकले थे और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस उनको ब्रेटन वुड्स ट्विल्स भी कहते हैं क्योंकि जो लोकेशन थी वो ब्रेटन वुड्स थी। सो दैट्स व्हाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विल्स भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 190 कंट्रीज की, इसका मेन पर्पज ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योर करना, ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड और रिड्यूस पॉवर्टी। सो बेसिकली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनमें जो बेसिक डिफरेंस ये है, वर्ल्ड बैंक लोन्स देता है डेवलपमेंट के लिए जिस तरीके से पॉवर्टी कम हो उस देश में और पब्लिक वेलफेयर हो। आईएमएफ का मेन पर्पज ये रहता है कि उस कंट्री की करेंसी स्टेबिलिटी रहे, ठीक है, करेंसी स्टेबिलिटी रहे, और अगर इससे भी ज्यादा हम अगर इजी वर्ड्स में बोलें, उसके पास उस कंट्री के पास इनफ फॉरेन रिजर्व्स हो, ठीक है। हर कंट्री अपने पास फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन करती है, चाहे वो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में हो या फिर गोल्ड के फॉर्म में हो, ठीक है। तो 1991 में इंडिया में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, यानी कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स में इतने पैसे कम थे कि हम कुछ हफ्तों तक ही इंपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। हम जैसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते ही हैं और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स और फिनिश प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं और पहले भी करते ही थे। तो 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो था उसमें हमारे पास कुछ हफ्तों का ही रिजर्व बचा था, उसके बाद हमारे रिजर्व खत्म हो जाते और इसलिए फिर हम 1991 में IMF से लोन लेने के लिए गए थे। तब प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो 1991 में हम IMF के पास गए थे क्योंकि वो हमारे पास फॉरेन रिजर्व खत्म हो रहे थे, ठीक है। और उसकी कंडीशन पर ही हमने LPG पॉलिसीज अप्लाई की थी इंडिया में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये IMF की लोन्स इन कंडीशन पे दिए गए थे, ओके। सो अब हम देखते हैं बेसिकली IMF के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, to promote high employment and sustainable economic growth, and to reduce poverty around the world. इसके फंक्शंस हम देखते हैं। पहला फंक्शन है सर्विलेंस, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हर एक कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी पे नजर रखता है, हर एक कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी पे, फिस्कल पॉलिसी पे नहीं, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी होती है बेसिकली टैक्सेस और सब्सिडीज को लेके, मॉनेटरी पॉलिसी रहती है मनी सप्लाई, करेंसी और इंटरेस्ट रेट्स को लेके। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फर्स्ट फंक्शन है सर्विलेंस। ये हर एक मेंबर कंट्री की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी और बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी में नजर रखता है, ठीक है, और उन्हें हाईलाइट करता है कि क्या पॉसिबल रिस्क है आपकी स्टेबिलिटी को, और पॉलिसी एडजस्टमेंट्स पे एडवाइस भी करता है। सेकेंड इज लैंडिंग। ऑब्वियसली अगर किसी कंट्री की फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाते हैं या रिस्क पे रहते हैं तो वहां पे IMF लैंडिंग करता है, यानी कि लोन देता है। और थर्ड है कैपेसिटी डेवलपमेंट। कैपेसिटी डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब ये है कि टाइम टू टाइम ये ट्रेनिंग देता है मेंबर कंट्रीज के ऑफिशियल्स को कि जिससे ये बेहतर मॉनेटरी पॉलिसी बना सके और बेहतर तरीके से मॉनेटरी और इकोनॉमिक चैलेंजेस को टैकल कर सके। फोर्थ और फिफ्थ फंक्शन ये है प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ठीक है। और फिफ्थ है कि इट helps its members in the establishment of multilateral payment system and the elimination of foreign exchange restrictions. So basically currency ज्यादा acceptable हो हर एक member country की, तो ये उसमें भी help करता है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखते हैं IMF का। तो जैसे कि हमने वर्ल्ड बैंक में देखा था कि जैसे वर्ल्ड बैंक में बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, और बोर्ड ऑफ गवर्नर यहाँ पे भी टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं, ठीक है। और इसमें भी जैसे एक गवर्नर होता है, एक ऑल्टरनेट गवर्नर होता है, और इंडिया का जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक्स ऑफिशियो गवर्नर होता है IMF में, और सेंट्रल बैंक का गवर्नर यानी कि RBI का गवर्नर ऑल्टरनेटिव गवर्नर होता है। और IMF की सारी पावर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वेस्टेड होती हैं, जैसे कि अप्रूवल ऑफ कोटा इंक्रीजेस, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, allocations, that admittance of new members, compulsory withdrawal of members, etc. Okay. और उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर के बाद आते हैं मिनिस्टेरियल कमिटीज। सो बेसिकली इनका नेचर होता है एडवाइजिंग नेचर होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एडवाइस देने में दो कमिटीज आ जाती हैं,
एक तो होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी और सेकेंड इज डेवलपमेंट कमेटी। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी यानी कि IMFC में 24 मेंबर्स होते हैं। 190 गवर्नर्स जो होते हैं, जैसे 190 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, तो 190 गवर्नर्स में से ही 24 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। वो इस कमेटी के मेंबर होते हैं और ये डिस्कस करते हैं, डिलिब्रेट करते हैं बेसिकली जो मॉनेटरी सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर, और उस बेसिस पे उनको रिकमेंडेशंस देते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर को। सेकंड इज डेवलपमेंट कमेटी, जॉइंट कमेटी होती है 25 मेंबर्स की, और इसमें वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों के बोर्ड ऑफ गवर्नर से कुछ मेंबर्स सिलेक्ट होकर आते हैं, और इनका मेन काम रहता है वर्ल्ड बैंक और IMF के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम होता है इनका बेसिकली, और जो भी इश्यूज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज को लेकर, इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर, ये उस पर डिलिब्रेट करते हैं। थर्ड इज एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसमें 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स 190 मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्ल्ड बैंक में जैसे चेयरमैन होता है और उसे प्रेसिडेंट कहते हैं, यहाँ पे IMF में मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और वो सर्व करता है एज हेड ऑफ द स्टाफ एंड चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है अपॉइंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के थ्रू 5 years टर्म के लिए। IMF में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक मेंबर कंट्री से कुछ लिए जाते हैं, और वो सारे के सारे स्टाफ IMF के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि उन होम कंट्रीज की अथॉरिटीज पे। अब हम देखते हैं IMF का कोटा सिस्टम। तो बेसिकली IMF का मेंबर बनने के लिए कुछ फीस देनी पड़ती है। जैसे हम कोई क्लब ज्वाइन करते हैं या फिर कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे भी एक फीस रहती है, तो वैसे ही IMF भी ज्वाइन करने के लिए कुछ फीस देनी पड़ती है, ठीक है। अब वो फीस कितनी देनी पड़ती है वो उस कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन पे डिपेंड करती है। पूरे वर्ल्ड में उस कंट्री की GDP, बेसिकली GDP उसका 50% ऑफ द क्राइटेरिया। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कोटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली IMF का मेंबर बनने के लिए आपको एक फीस देनी पड़ती है, और वो फीस डिसाइड करता है IMF उस कंट्री के रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पे, ठीक है। तो उसको इतना, जैसे IMF मान लो 100% का कोटा है, तो अब इस 100% में से उस कंट्री की क्या वैल्यू है, सपोज एक कंट्री की वैल्यू निकल के आती है 5% की इकोनॉमी ये कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो उसको इस 5% की फीस पे करनी पड़ेगी बेसिकली। और कोटा पे जो किया जाता है वो किया जाता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, यानी कि ये IMF का यूनिट ऑफ अकाउंट है। बेसिकली IMF का एक करेंसी है, इसको आप IMF करेंसी ही समझिए। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ये IMF का यूनिट ऑफ अकाउंट है। IMF रुपी, डॉलर, जापानीज येन या फिर यूरो इसमें मेंटेन नहीं करता है अपने कोटे को, ये मेंटेन करता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में, और ये IMF का यूनिट ऑफ अकाउंट है। और जितना कोटा ज्यादा रहता है उतने आपके पास वोटिंग राइट्स रहते हैं। इसमें भी वर्ल्ड बैंक की तरह बेसिकली, जैसे वर्ल्ड बैंक में भी 1 कंट्री 1 वोट नहीं है, तो यहाँ पे भी 1 कंट्री 1 वोट नहीं है। जितना ज्यादा कोटा उतना ज्यादा वोटिंग राइट्स, और उतना ज्यादा ग्रेटर बोरोइंग परमिशन, उतना ज्यादा आप बोरो भी कर सकते हैं जितना हमने प्रोवाइड किया है। सो IMF का कोटा डिटरमिन होता है इन 4 वेरिएबल से। फर्स्ट है GDP, ठीक है। सेकंड इज ओपननेस। ओपननेस का मतलब है कितना आप ग्लोबलाइज्ड हो, कितना आप लिबरलाइज्ड हो, ठीक है। कितना ग्लोबलाइज्ड हो, कितना आप में इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स अलाउड है, कितना आप में करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी अलाउड है। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी का मतलब है कितने वेरिएशंस रहते हैं आपकी GDP में ईयर टू ईयर। एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल रिजर्व्स। तो इंटरनेशनल रिजर्व्स का वेट सबसे कम है 5% ही है, सबसे ज्यादा वेट GDP का है। सो इसके वेटेड एवरेज निकाल के इन 4 वेरिएबल्स का उस कंट्री का कोटा डिसाइड किया जाता है कि इस कंट्री को कितना कंट्रीब्यूट करना है IMF में, और उसके बेसिस पे ही उस कंट्री को लोन दिया जाता है। और यहाँ पे जो GDP है, बेसिकली GDP मेजर करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है मार्केट एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है PPP यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी कि अगर मैं सपोज करूं कि यहाँ पे इंडिया में मुझे बर्गर खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, सपोज 40 रुपीज, ठीक है।
तो वही एक बर्गर अमेरिका में खरीदने के लिए मुझे कितना देना पड़ता है, हो सकता है $5 या $2 मान लीजिए। तो $2 आज के टाइम पे 180 रुपीज का है लगभग। तो इंडिया के 40 रुपए और अमेरिकन डॉलर के अगर हम कन्वर्ट करके देखें तो 180 रुपए सेम बास्केट सेम गुड परचेज करने की पावर रखते हैं। इसका एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे जीडीपी दो तरीके से कैलकुलेट होती है, एक मार्केट एक्सचेंज रेट और पीपीपी रेट यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी। इन दोनों का एवरेज निकल के जो जीडीपी आती है उस जीडीपी को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। आईएमएफ का कोटा सिस्टम जो है उसका क्या रेलेवेंस है, बेसिकली डिटरमिन्स the maximum amount of financial resources that the member is obliged to pay to the organization। और जो कोटा डिसाइड हुआ है उसका 25% एसजीआर में पेमेंट होना जरूरी है, या वो फॉरेन करेंसी जो आईएमएफ को एक्सेप्टेबल है, जैसे कि यूएस डॉलर, जापानीज येन, यूरो या फिर ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। और बाकी का 75% कंट्री अपने डोमेस्टिक करेंसी में पे कर सकती है। और इस कोटे के बेसिस पे ही वोटिंग पावर डिसाइड होती है उस कंट्री की, और उस कंट्री को फाइनेंसिंग भी उसके कोटे पे ही डिसाइड होती है। जैसे कि एक मेंबर कंट्री एक साल में उसके कोटा के अकॉर्डिंग 145% तक बोरो कर सकती है साल में, और 435% क्यूमुलेटिवली। क्यूमुलेटिव का मतलब है कि इन टोटल इन इट्स लाइफ टाइम अगर कंट्री ने 5 रुपए दिए हैं, तो 435% लगभग 25 रुपए हो जाता है। अगर कंट्री ने 5 रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं तो वो 435% तक क्यूमुलेटिवली बोरो कर सकती है आईएमएफ से, ठीक है। और एक साल में लेकिन 145% तक ही बोरो कर सकती है। और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बेसिकली कैसे कैलकुलेट होते हैं, पहले ये $1 के इक्विवेलेंट माना जाता था, ठीक है। इसकी वैल्यू $1 के हिसाब से रखी गई थी। फिर उसके बाद इसकी जो वैल्यू है, जैसे जैसे हम ग्लोबलाइज होती गई पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी, मल्टीपल करेंसीज में डिफाइन होना शुरू हो गई। और 1 अक्टूबर 2016 से एसडीआर बेसिकली एवरेज है यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का। इन 5 टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप 5 करेंसी का, स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं लेकिन ये सबसे ज्यादा अवेलेबल रहती है मार्केट में, सबसे ज्यादा ट्रेडेबल रहती है मार्केट में। इन 5 करेंसी के एवरेज को इन 5 करेंसी के एवरेज से एसडीआर की वैल्यू डिसाइड होती है। और एसडीआर है आईएमएफ का यूनिट ऑफ अकाउंट।